गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स जो एमसीक्यू की सीरीज में 25 एंड 26 ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स जो है वो हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और एज यूजुअल हम अपने वीडियो की शुरुआत जो करेंगे वो एक कोटेशन के साथ करेंगे। सो आज की जो कोटेशन हम देख रहे हैं वो है सक्सेस इज नॉट टू बी परस्यूड, इट इज टू बी अट्रैक्टेड बाय द पर्सन यू बिकम। जिम रॉन इज वन ऑफ माई फेवरेट मेंटोर्स बिकॉज मुझे याद है जब मैं अपने सेकेंड अटेम्प्ट में फेल हुआ था तो उसके बाद जो मुझे पूरा मोटिवेशनल सपोर्ट मिला था वो इन्हीं के लेक्चर्स को सुन के मिला था। और इनके लेक्चर्स के अंदर काफ़ी सारी ऐसी कोटेशंस मुझे मिली, ऐसी काफ़ी सारी फ्रेजेस मिली जिससे मेरी प्रिपरेशन के लिए आगे जो पूरा मेरे को मोटिवेशन चाहिए था वो काफ़ी ज़्यादा मिला था। उनमें से एक कोटेशन जो मुझे सबसे अच्छी लगी थी वो ये थी, सक्सेस इज नॉट टू बी परस्यूड, इट इज़ टू बी अट्रैक्टेड बाय द पर्सन यू बिकम। तो सक्सेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप परस्यू करते हैं, जिसका आप पीछा करते हैं, जिसको आप पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ बदलाव लेके आते हैं तो सक्सेस अपने आप ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो इसके लिए आपको किसी का पीछा करने की जरूरत नहीं है, किसी को परस्यू या चेस करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जरूरत है। अगर आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ले आते हैं तो किसी भी तरीके की सक्सेस हो, चाहे आपको लाइफ को लेकर हो या फिर यूपीएससी का आपका एम है उसको लेकर, या कोई भी आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो वो सक्सेस अपने आप आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी के अंदर अगर आप कमिटमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक होती है वो अपने अंदर ले आते हैं, और जो स्किल्स चाहिए होते हैं, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और फोकस के साथ पढ़ाई करने का स्किल, ये सब चीज़ें अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप कर लेते हैं तो सक्सेस को तो आपके पास आना ही पड़ेगा। अगर आप कमिट करते हैं कि आप सुबह 5 बजे उठेंगे और उस कमिटमेंट को पूरा करते हैं, देन आपने कमिट किया कि आज मैं 2 चैप्टर्स जो हैं वो लक्ष्मीकांत के कंप्लीट करूंगा, और आप जो कहते हैं वो कर भी रहे हैं, अपने शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप हो रहा है, आपके अंदर कमिटमेंट जो आपने किया है अपने आप से वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या होता है, आप धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करते जाते हैं, और जब आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो सक्सेस तो अपने आप आपके पास आ ही जाती है। सो सक्सेस ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आपका पीछा करने की जरूरत है। सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम। जब आप अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आते हैं, रिक्वायर्ड चेंजेस, तो सक्सेस तो अपने आप ही आपके पास आ जाएगी। चलिए आज का टॉपिक्स देख लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो CCRGA के बारे में, जो कि कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग के ऊपर है, इम्यूनाइजेशन के ऊपर देखेंगे, पोस्टल बैलेट के ऊपर भी एक MCQ है, काकड़ापारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट के ऊपर भी एक MCQ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में देखेंगे, असम के ऊपर एक क्वेश्चन है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के ऊपर भी एक क्वेश्चन है, पिंक वाटर लोनार लेक के अंदर क्यों हो रहा है इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बना है, लोनार लेक की लोकेशन के बारे में भी एक क्वेश्चन है, एंड देन फाइनल क्वेश्चन है मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में। जो मार्किंग स्कीम है वो हमारी कुछ इस तरीके से रहेगी। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स आते हैं तो उसे सेफ जोन माना जाता है, बिकॉज यहाँ पे आप 6 या इससे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे होते हैं। नीचे के ब्रैकेट्स में अगर मार्क्स आते हैं देन यू हैव टू अटेम्प्ट द टेस्ट अगेन, दोबारा से क्विज को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा CCRGA के बारे में है, कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग। गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग के अंदर जो कंटेंट होता है उसको कैसे आप रेगुलेट करेंगे, इसके ऊपर स्टेटमेंट्स है और आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी, सही स्टेटमेंट कौन सी। पहली कहती है प्रेजेंटली द CCRGA इज चेयर्ड बाय श्री ओम प्रकाश रावत। अभी CCRGA को हेड कौन कर रहे हैं, मिस्टर ओम प्रकाश रावत कर रहे हैं, हो सकता है। द कमेटी इज एम्पावर्ड टू एड्रेस कंप्लेन फ्रॉम द जनरल पब्लिक ऑन वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। कमेटी जो है उसको पूरा एम्पावर्ड किया हुआ है कि वो चाहे तो जनरल पब्लिक की जो कंप्लेंट्स होती हैं उसको एड्रेस कर सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन हो रहा है। ये भी हो सकता है। It cannot also take suo motu cognizance of any violation of the Supreme Court guidelines। ये suo motu मतलब अपने आप से ही जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन होता है उन केसेस को नहीं ले सकती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में गाइडलाइंस दी थी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज एडवर्टाइज करना चाहती है अपने आप को, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ऑब्लिगेशन को कंप्लाई करता होना चाहिए। सिटीजन चार्टर भी आपने सुना होगा, उसको भी कंप्लायंस करना जरूरी है अगर आप एडवर्टाइज करते हैं। रिसेंटली मिस्टर केजरीवाल ने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दी थी, इसके ऊपर कमेटी ने उनसे एक क्वेश्चन किया है कि 60 डेज में आप बताइए कि किस तरीके से आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को वायलेट नहीं कर रही है। अब ये जो फ्रंट पेज एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं ये वेरियस न्यूज़पेपर्स में आई थी और फर्स्ट पेज पे थी वहां पर। तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनको बेटर बताया गया, ठीक है, लेकिन ऐसा कहा गया कमेटी के द्वारा कि आप एक्सप्लेन करें कि किस तरीके से किसी पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है उसका ग्लोरिफिकेशन नहीं है। तो देखते हैं 60 डेज में जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो इसका जवाब किस तरीके से देती है। फिलहाल हमारे लिए पॉलिटिकल न्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो कमेटी है। कमेटी के बारे में बात करी जाए तो यस, अभी इनको मिस्टर ओम प्रकाश रावत जो है वो हेड कर रहे हैं, और जहां पे भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन होता है कमेटी के पास एम्पावरमेंट है कि वो जनरल पब्लिक की कंप्लेंट्स को सुन सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम सुओ मोटो पावर भी इनको दी गई है। तो चाहे अगर पब्लिक कंप्लेन नहीं करती, उनको खुद ही ये न्यूज दिखती है न्यूज़पेपर के अंदर, और चाहे तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस में इसको ले सकते हैं और इसके ऊपर कार्रवाई करी जा सकती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इम्यूनाइजेशन को लेके है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन इम्यूनाइजेशन अमंग चिल्ड्रन। अभी एक रिपोर्ट निकाली गई है इम्यूनाइजेशन अमंग चिल्ड्रन के ऊपर। पूछा गया किसने निकाली है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने निकाली है, नेशनल स्टैट्स ऑफिस ने निकाली है, प्रथम एनजीओ है एक उसने निकाली है, या फिर किसी और ही एजेंसी ने निकाली है। सोचिए, फिर कुछ डेटा को भी देखेंगे यहाँ पर। चलिए देखिए, जो रिपोर्ट निकाली गई है वो निकाली है नेशनल स्टैट्स ऑफिस ने। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब इस रिपोर्ट में दिया गया है, देखिए 60% ऑफ द चिल्ड्रन जो है अंडर 5 एज के जो है उनको इम्यूनाइज किया गया है। तो यहाँ पे जो आपके पास डेटा है वो आप मेंस में यूज कर सकते हैं इस तरीके के डेटा को। अगर हम बात करें अर्बन एरियाज के अंदर तो वहां पे 100% इम्यूनाइजेशन है। रूरल एरियाज के अंदर बात करें तो अबाउट 58% इम्यूनाइजेशन जो है वो अचीव किया जा चुका है। अब बात करें मेजोरिटी ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड वैक्सीनेशन कहां से मिलती है उनको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या क्लिनिक से। 95% चिल्ड्रन जो रूरल इंडिया में इम्यूनाइज किए गए हैं एंड 86% ऑफ अर्बन इंडियंस उनको जो वैक्सीनेशन मिलता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है इस नंबर को अचीव करने के लिए। तो 95% रूरल एरियाज में, 86% अर्बन एरियाज में। आई थिंक इतना डेटा इनफ है। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे आप आंसर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक हमारा मिशन है इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष पूछा जा सकता है, या फिर इसको कहीं और पे भी आप एज ए फॉर्डर मटेरियल यूज कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में। पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया था 2017 में। इसका जो टारगेट है वो ये है कि रीच ईच एंड एवरी चाइल्ड अंडर 2 years एज एंड ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन। तो हर प्रेग्नेंट वुमेन को और 2 साल से जो नीचे की आयु के बच्चे हैं उन तक पहुंचना है इस मिशन के अंदर। और टारगेट इसके अंदर है कि 90% जो इम्यूनाइजेशन है वो हमें अचीव करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी पोस्टल बैलेट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू। तो किन किन लोगों को पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। ऑलरेडी हम पोस्टल बैलेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और वहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि कौन कौन सी कैटेगरीज को ये जो सुविधाएं ये दी जाती है। अगर वहां भी एक्सप्लेनेशन आपने ध्यान से सुनी होगी तो इसका आंसर करना आपके लिए आसान रहेगा। पहला है मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस के जो मेंबर्स होते हैं उनको, मेंबर ऑफ द आर्म पुलिस फोर्सेस में जो मेंबर्स होते हैं उनको, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पोस्टेड आउटसाइड इंडिया एंड देयर स्पाउसेस, ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो कि इंडिया के बाहर पोस्टेड हैं और उनके स्पाउसेस भी, एब्सेंटी वोटर्स। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, लीगल बैकिंग दी हुई है पोस्टल बैलेट फैसिलिटी को, किसने दी है, सेक्शन 60 है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर, इसने लीगल बैकिंग दी है। इसके हिसाब से अगर आपके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो चाहे तो गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके कोई भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, कोई भी कैटेगरी को यहां से हटा सकते हैं। अगर उनको लगता है किसी कैटेगरी के अंदर पोस्टल बैलेट की जरूरत है तो वहां पे उसे प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्या आर्म फोर्सेस के मेंबर्स को ये फैसिलिटी होगी? देखिए, आर्म फोर्सेस के मेंबर्स जो आपके होते हैं वो आपके बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको अपने देश को प्रोटेक्ट करना है, तो उनको आप वोट देने के लिए थोड़ा ना बुलाएंगे, तो ये फैसिलिटी उनको देना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से पुलिस फोर्सेस जो है वो पूरे इलेक्शन के पूरे कैंपेन को उसके बाद जो पूरा कंडक्ट कराए जाते हैं पूरी एक्सरसाइज के अंदर पुलिस फोर्सेस हमेशा तैनात रहती हैं। तो वहां पर ऑफकोर्स उनसे भी एक्सपेक्ट चीज नहीं करी जा सकती। अलग अलग लोग अलग अलग जगह पोस्टेड होते हैं। सिमिलरली ऐसे लोग जो इंडिया के बाहर अपनी जो सर्विसेज होते हैं वो दे रहे हैं, तो वहां पर भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी जाती और ये फैसिलिटी उनको भी दी जाती है। एब्सेंटी वोटर एक चौथी कैटेगरी है, यहां पर भी ये फैसिलिटी दी जाती है। एब्सेंटी वोटर्स होते क्या है वो डेफिनेटली हम देखेंगे। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था पोस्टल बैलेट में होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये फॉर्म दिया जाता है और इसको रिटर्न कैसे किया जाता है, पोस्ट के थ्रू। ठीक है, चलिए आप देखते हैं एब्सेंटी वोटर्स होते क्या। देखिए, रिसेंटली लॉ मिनिस्ट्री ने एक नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया है जिसे कहा गया एब्सेंटी वोटर्स। ये ऐसे वोटर्स हैं जो कि असेंशियल सर्विसेज के अंदर लगे हुए हैं। अब असेंशियल सर्विसेज में उन्होंने किस किस को डाला है, एक तो डाला है डीएमआरसी को, दूसरा डाला है यहां पे नॉर्दर्न रेलवे सर्विसेज को, और तीसरा यहां पे डाला है मीडिया पर्सन्स को। इनको एब्सेंटी वोटर कहा गया क्योंकि ऐसा कहा गया कि ये जो 3 कैटेगरीज के लोग हैं ये असेंशियल सर्विसेज के अंदर लगे हुए हैं, इसी वजह से अपने वोट को कास्ट करने के लिए असमर्थ है। तो ये 3 कैटेगरीज के बारे में पूछा जा सकता है कि एब्सेंटी वोटर को लॉ मिनिस्ट्री ने किस किस को यहां पे एलिजिबल किया है, डीएमआरसी, नॉर्दर्न रेलवेज एंड मीडिया पर्सन्स। ध्यान रखिएगा, ये पूरा जो इश्यू बनाया था हमने बिहार के ऊपर डिस्कस किया था। आपको पता है कि वहां पर जो 65 या इससे ज्यादा एज के जो इंडिविजुअल्स थे वहां पर बात करी जा रही थी कि कहीं ना कहीं इनको पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दे देनी चाहिए, लेकिन इस चीज को डिनाई कर दिया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। KAPP3 के बारे में है, काकड़ापाड़ एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है? 3 स्टेटमेंट दे रखी है। पहली कहती है इट इज लोकेटेड इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेट करता है। KAPP3 इज द कंट्रीज फर्स्ट 700 मेगावाट यूनिट एंड द बिगेस्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड वेरिएंट ऑफ द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो KAPP3 जो है ये कंट्री का पहला 700 मेगावाट का एक यूनिट है, बिगेस्ट है, इंडिजिनियसली डेवलप है, हमने खुद ने बनाया है ये, और किसका वेरिएंट है, PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का।
ठीक है। KPP3 हैज रीच क्रिटिकलिटी विच इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पावर प्रोडक्शन। KPP3 जो है वो क्रिटिकलिटी पे पहुंच चुका है, जो कि एक पहला स्टेप होता है पावर प्रोडक्शन का। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, मान लीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसको हम क्रिटिकल कब कहते हैं? इसको क्रिटिकल तब कहते हैं जब न्यूक्लियर फ्यूल जो इसके अंदर होता है, आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, वो फिजन चेन रिएक्शन को सस्टेन कर पाता है। फिजन चेन रिएक्शन होता कैसे है? देखिए, ईच फिजन रिएक्शन से अगर एक रिएक्शन हो, उससे क्या होगा, सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ताकि ये जो चेन बनती है पूरे रिएक्शंस की, ये सस्टेन कर सके। इस चेन के सस्टेन करने से क्या होगा, इस चेन के सस्टेन करने से हीट जो होगी वो प्रोड्यूस होगी और इससे स्टीम निकलेगी और टरबाइन जो है वो घुमाई जा सकेगी और ये पूरा चेन रिएक्शन चलता रहेगा, तो ये इससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देंगे। चलिए पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। इट इज लोकेटेड इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। देखिए गुजरात में तो है लेकिन तापी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है गलत। KPP3 जो है 700 मेगावाट है, यस इंडिजिनियसली डेवलप है, ये भी ठीक है, और प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है, ये भी सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। क्या क्रिटिकलिटी को ये रीच कर गए विच इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पावर प्रोडक्शन, तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलते हैं इसके बारे में कुछ और देखते हैं। NPCL पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होनी चाहिए कुछ बेसिक चीजें। एक इंडियन PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई के अंदर, ठीक है। होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान रखिएगा, और जितनी भी न्यूक्लियर पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपकी NPCIL रहती है। देन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। पहली कहती है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ऑल्सो मैंडेट्स टू डिस्प्ले द कंट्री ऑफ ओरिजिन बाय द ई कॉमर्स एंटिटीज। तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ई कॉमर्स एंटिटीज जो है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऐसा कहता है कि उनको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो दिखाना पड़ेगा। सेकंड, लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 मैंडेट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन बी डिस्प्लेड ऑन प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड ऑन ई कॉमर्स साइट्स। अगर ई कॉमर्स साइट पे कोई प्रोडक्ट बिक रहा है तो वहां पे एज पर लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 मैंडेटरी है कि आप बताएं कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे इसको। चलिए, तो ये रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है एक एफिडेविट के थ्रू दिल्ली हाई कोर्ट में कि ई कॉमर्स एंटिटीज जितनी भी हैं उनको मैंडेटरी ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है अपने प्रोडक्ट का, ताकि लोग देख सके कि क्या उनको परचेज करना है क्या नहीं करना है। ये एक पर्टिकुलर कंट्री, जो अभी आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, उसको लेकर है, क्योंकि अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन पता होगा तो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस जो है वो कंज्यूमर जो है वो ले पाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो यहां पर भी ये चीज कही गई है और लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 में भी ये बात करी गई है, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है अभियान, इसको सफलता मिलेगी अगर ये चीज इंट्रोड्यूस हो जाती है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री MCQ का, इसके अंदर एक फ्री लेक्चर होगा, उसे आप देख लीजिएगा। जो स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री MCQ की सीरीज है, काफी अच्छी सीरीज है, इसमें आपकी पूरी बुक जो है वो MCQ के थ्रू कवर करी जा रही है, काफी अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कंसर्निंग असम पूछा गया है कि इन पांचों में से कौन सा असम में लोकेट करता है। तो यहाँ पे आपको पता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क की बात करी जा रही है, तो काजीरंगा क्या असम के अंदर है, हो सकता है। व्हाट अबाउट मानस, ये भी हो सकता है। डिब्रू सैखोवा, मे बी नामेरी, और सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन बनाने का रीजन ये था क्योंकि अभी रिसेंटली डिब्रू सैखोवा के अंदर 7 साइट्स को, ड्रिलिंग साइट्स को प्रपोज किया गया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल कंसर्न आ जाएंगे इसके अंदर, इसी वजह से NGT ने, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक नोटिस इश्यू किया है, किसको, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, साथ में ही ऑयल को, ऑयल इंडिया लिमिटेड को, इसके साथ 2 और यहाँ पे कंसर्न स्टेट एंटिटीज हैं, उनको भी ये नोटिस इशू करे गए हैं कि आप बताइए ये जो क्लियरेंस मिली है इसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस आपने कैसे दे दी। इसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन था, इस वजह से हमने यहाँ पे असम की लोकेशन के ऊपर ये चीज बनाई। तो अगर बात करी जाए, काजीरंगा असम में है, लोकेशन देखेंगे मैप के ऊपर, अभी मानस भी यहीं पे है, डिब्रू सैखोवा भी, नामेरी भी, ओरांग भी, इन 5 को हम पहले भी मैप पे देख चुके हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको मैप के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, बट पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है डिब्रू सैखोवा इज ए नेशनल पार्क, ये एक नेशनल पार्क है एज वेल एज बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये दोनों ही है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि कोई ना कोई डिफरेंस होगा तभी तो ये दोनों टाइटल डिब्रू सैखोवा को दिए हुए हैं, तो मुझे आप 1 लाइन में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेकंड, इट इज सिचुएटेड इन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर दिबांग इन असम, तो असम में दिबांग रिवर पे साउथ बैंक पे ये लोकेट करता है, हो सकता है। इट इज द स्मॉलेस्ट स्वॉम्प फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर ये स्मॉलेस्ट स्वॉम्प फॉरेस्ट है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए देखिए, पहला तो मैंने आपको करेक्ट बता ही दिया था डिस्कस करते करते। तो डिब्रू सैखोवा जो है एक नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। क्या ये स्मॉलेस्ट स्वॉर्म फॉरेस्ट है? देखिए स्वॉर्म फॉरेस्ट जो है इसकी एक टाइपोलॉजी है, इसके अंदर दूसरे फॉरेस्ट भी मिलते हैं, जैसे सेमी एवरग्रीन मिलते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, लिटोरल एंड स्वॉर्म फॉरेस्ट भी इसमें पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, बट इट इज द बिगेस्ट या कहें आप लार्जेस्ट स्वॉर्म फॉरेस्ट है। तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। क्या ये साउथ बैंक पे लोकेट करता है? जी हाँ, साउथ बैंक पे तो लोकेट करता है असम में, लेकिन ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ बैंक पे लोकेट करता है, ना कि दिबांग रिवर। सिर्फ पहली स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा। ये ऊपर डिब्रू सैखोवा है, देन नीचे काजीरंगा है, लाइकोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओरांग है, यहाँ पे मानस है। तो ये लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट भी पता होनी चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर था वो क्या था? ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द रीजन ऑफ पिंक वाटर ऑफ लोनर लेक? लोनर लेक में पानी जो है वो पिंक कलर का हो रहा है, उसके रीजंस क्या है? क्या क्या रीजन है? माइक्रोब्स उसके रीजन हो सकते हैं, सोइल, एसिड रेन, एक्वाकल्चर। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली अगर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने बताया है कि जो पिंक कलर है लोनर लेक का वो किस वजह से हो रहा है। बेसिकली हेलोरकिया माइक्रोब्स होते हैं, स्पेलिंग इसकी देख लीजिएगा, हेलोरकिया माइक्रोब्स, इन्हें सॉल्ट लविंग माइक्रोब्स भी कहा जाता है। इनकी प्रेजेंस की वजह से जो लोनर लेक है वहां पे जो पानी का कलर है वो धीरे धीरे पिंक हो रहा है। तो यहां पर बाकी के जो ऑप्शन है माइक्रोब्स के अलावा सोइल, एसिड रेन, एक्वाकल्चर, वो गलत हो जाते हैं। माइक्रोब और वो नाम भी मैंने आपको बता दिया किसकी वजह से ये कलर जो है पिंक हो रहा है। यहाँ पे नीरी और अगर का रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने ये जो इसका बेसिक रीजन था पिंक होने का वाटर के, वो ढूंढ के निकाला है। तो आंसर हमारा है माइक्रोब्स। ये लोनर लेक देख सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट लोनर लेक? लोनर लेक के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको 1 बाय 1 बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। पहली कहती है इट इज स्वीट वाटर लेक, ये एक स्वीट वाटर लेक है, हो सकता है महाराष्ट्र में लोकेट करती है, इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ये भी हो सकता है। इट इज नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट, तो ये एक नोटिफाइड मॉन्यूमेंट है किसका? नेशनल जियो हेरिटेज। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, लोनर लेक को लोनर क्रेटर भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक सेलाइन और एल्कलाइन लेक है जो कि महाराष्ट्र में लोकेट करती है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, सेकंड करेक्ट हो जाती है। और मोर स्पेसिफिकली बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट है, बुल्धाना महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे ये लोकेट करती है और डेक्कन प्लेटू में आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओवल शेप्ड है, मैं अभी आपको मैप पे भी दिखा दूंगा, और जो इसका मीन डायमीटर है वो अराउंड 1.2 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है, काफी सारे टूरिस्ट जो है वो घूमने जाते हैं इस जगह पे, और ये बिलीव किया जाता है कि ये 52,000 साल पहले बनी थी और एक मीटीराइट जो था उसने हिट किया था अर्थ के ऊपर, और उसकी वजह से ये लोनर क्रेटर या लोनर लेक जो थी महाराष्ट्र के अंदर बनी थी, ध्यान रखिएगा इसको भी। तो यहाँ पे क्या ये एक नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है? तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है, तो आंसर आपका हो जाता है ए। ध्यान रखिएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में है। रिसेंटली मधुबनी पेंटिंग्स जो थी फेमस हो गई बिहार के अंदर काफी ज्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैंड पेंटेड मधुबनी मोटिव्स से रिलेटेड मास्क जो थे वो बनाए जा रहे थे। तो इसको लेके ये न्यूज में भी थी और बार बार न्यूज में अपीयर हो रही थी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट कहती है मधुबनी पेंटिंग्स हैज इट्स ओरिजिन इन मिथिला रीजन ऑफ बिहार। बिहार में जो मिथिला रीजन है वहां से ये इसका ओरिजिन हुआ है, हो सकता है। दीज पेंटिंग्स आर डन विद अ वैरायटी ऑफ टूल्स, जिससे फिंगर्स से कर सकते हैं, ट्विक्स से कर सकते हैं, ब्रशेस से कर सकते हैं, या फिर निप पेन से, मैच स्टिक से, इन सब से ये पेंटिंग्स बनाई जा सकती हैं। ये भी हो सकता है नेचुरल डाइज इन पेंटिंग्स के अंदर यूज करी जाती है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो मधुबनी पेंटिंग्स की बात करें, जब बिहार तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है, और मोर स्पेसिफिकली मिथिला रीजन जो है वहां से इसका ओरिजिन हुआ है। अगर बात करें कि बनाई कैसे जाती है, तो इसमें उंगलियों का यूज कर सकते हैं, ब्रशेस का यूज कर सकते हैं, निप पेन्स का यूज कर सकते हैं, ट्विक्स का और मैच स्टिक्स का भी इसमें यूज किया जा सकता है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। अब बात करी जाए क्या नेचुरल डाइज का यूज किया जाता है, तो इसमें यस नेचुरल डाइज का यूज किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक हो जाती है, तीनों इस स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बार देख लेते हैं किस तरीके से दिखती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसके विनर को हम रिवीजन के बाद देखेंगे, बट पहले जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है ऑपरेशन राउट्स के बारे में। 1 लाइन में मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ऑपरेशन राउट्स क्या है, एंड देन विल सेंड यू द पीडीएफ ऑफ जून मंथ। रिवीजन कर लेते हैं विद इन 2 मिनट्स, इसको मिस नहीं करना है आपको। और इसके बाद भी आपको जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ रिवीजन है वो स्पेसिफिक टाइम पर करनी है, जो मैंने आपको बता रखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। यहाँ पे सीसीआरटीएफ फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। हमने ये भी बताया था कि इसमें हेड कौन थे, मिस्टर ओम प्रकाश रावत थे। यहाँ पर
पूरा एम्पावरमेंट होता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन होता है तो जनरल पब्लिक जो है CCRGA को पहुंच सकती है और यहाँ पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लिया जा सकता है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट के कंसर्निंग ये कंप्लेन आई थी, तो यहाँ पे 60 डेज में जो है जवाब मांगा है कि क्यों आपने सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है ये ना माना जाए कि आपने उसका वायलेशन किया, क्योंकि पर्सनैलिटी ग्लोरिफिकेशन जो है वो दिखाया गया है। हो सकता है, देखेंगे। नेक्स्ट हमने देखा था इम्यूनाइजेशन के ऊपर हमारी जो रिपोर्ट थी वो कौन लेके आता है, नेशनल स्टैट्स ऑफिस लेके आता है। इसके अंदर हमने डेटा को भी डिस्कस किया था। रूरल इंडिया के अंदर 58% और अर्बन इंडिया के अंदर 100% इम्यूनाइजेशन होता है। फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के बारे में देखा था। यहाँ पे पीएम मोदी ने 2017 में लॉन्च किया था। इसमें एम यही था कि 2 साल से नीचे के आयु के बच्चे और प्रेग्नेंट वीमेन को आपने पहुंचना है और इम्यूनाइजेशन देना है। 90% इम्यूनाइजेशन का हमारा टारगेट था। फिर हमने डिस्कस किया था पोस्टल बैलेट के बारे में, पहले भी डिस्कस कर चुके थे। आर्म फोर्सेज हो, आर्म पुलिस फोर्सेज हो या फिर स्पाउसेज हो, जो ऐसे लोग जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, या फिर एब्सेंटी वोटर्स। एब्सेंटी वोटर्स में कौन था? DMRC, नॉर्दर्न रेलवे एंड यहाँ पे तीसरी कैटेगरी क्या आती है हमारी, मीडिया पर्सन्स। ये सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं और चाहे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके नई कैटेगरीज को ऐड और बाहर कर सकते हैं। सेक्शन 60 जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 का, उसके अंतर्गत ये प्रोविजन डाले जाते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था बिहार इशू के बारे में कि 65 ईयर्स में जो लोग थे इससे ज्यादा एज के, वहां पर उनको ये फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। फिर हमने KPP काकापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में देखा था। तापी गुजरात में लोकेट करता है, 700 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। प्रेशराइज हैवी वाटर इंडिजिनियसली डेवलप किया गया, क्रिटिकलिटी पे पहुंच गया। क्रिटिकलिटी का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया था और पावर प्रोडक्शन जो है स्टार्ट करी जा सकती है। फिर हमने नेशनल पावर कॉर्पोरेशन में इंडिया लिमिटेड के बारे में देखा था। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती है। फिर हमने देखा था ई-कॉमर्स से लेके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में, लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स के बारे में भी देखा था हमने। यहां पर ई-कॉमर्स साइट्स कोई भी प्रोडक्ट बेच रही है तो एज पर द रूल्स उनको कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना जरूरी है, ताकि आत्मनिर्भर भारत जो हमारा है वो एक सक्सेसफुल मिशन बन सके। इसके बाद हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि असम के बारे में था। ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क जो हमारे हैं असम में ही है। हमने इसकी लोकेशन भी जो थी मैप पे देखी थी। फिर हमने डिब्रू सैखोवा के बारे में डिस्कशन किया था। रिसेंटली NGT का नोटिस गया है कि आप बताइए कि यहाँ पे 7 ड्रिलिंग जो आपने स्पेसेस दे दिए हैं वो कैसे दिए हैं। यहाँ पे डिब्रू सैखोवा की बात करी जाए तो ये नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है एंड साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा पे लोकेट करता है। स्वॉर्म फॉरेस्ट भी इसके अंदर पाए जाते हैं। देन हमने सारे यहाँ पे नेशनल पार्क्स की लोकेशन देखी थी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी देखा था। फिर हमने लास्ट में डिस्कस किया था पिंक वाटर लोना लेक का क्यों हो रहा है, तो ये एक माइक्रोब है हैलोकिया के बारे में। तो यहाँ पे इसकी वजह से जो अगरकर इंस्टीट्यूट के जो यहाँ पे साइंटिस्ट थे उन्होंने नीरी के साथ मिलकर ये पता लगाया कि इसका रीजन जो था वो माइक्रोब्स था और कोई रीजन नहीं था। फिर हमने इसकी लोकेशन के बारे में देखा था। लोकेशन जो है इसकी महाराष्ट्र में है, इसे लोनर क्रेटर भी कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि एक मीटियर आके इसे टकराया था और इस वजह से ये लेक बन गई थी। यहाँ पे इसे नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट का जो स्टेटस है वो भी मिला हुआ है और एक सोल्ट वाटर एल्कलाइन लेक है। देन हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में। ओरिजिन इसका मिथिला बिहार से हुआ है। ट्विक्स, फिंगर्स, ब्रशेस सब चीज़ों को यूज़ करके इसको बनाया जा सकता है। नेचुरल डाइस का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखती है। क्वेश्चन ऑफ द डे हम कर चुके हैं, अब रिवीजन भी कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसको करेक्ट आंसर किया है सूर्यकांत नवीन ने। आप नेटवर्क प्रेप पे हमें मेल करके बता दीजिएगा कि आपको PDF जो है वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। टेलीग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी आपका डाउट है तो मुझे अप्रोच करके पूछ सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो का मिल जाए। थैंक्स फॉर